नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर भाग्यश्री और आज इस वीडियो में हम जानेंगे डेंगू फीवर के बारे में, जिसको हम कॉमनली डेंगू फीवर ऐसे कहते हैं, जिसका और एक नाम है ब्रेक बोन फीवर। तो आज इस वीडियो में हम डेंगू फीवर के बारे में जानकारी लेंगे। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हुए होते हैं वो इसके मेन एम्प्लीफाइंग होस्ट होते हैं। डेंगू से संक्रमित होने के बाद 3 दिन तक, जिसको हम वायरेमिक स्टेज बोलते हैं, उसमें वो व्यक्ति सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने के कारण बन सकते हैं। एक बार जब नॉन इन्फेक्टेड मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काट लेता है, उसके बाद वो मच्छर लाइफ टाइम के लिए डेंगू फैलाने के लिए कैरियर बन जाता है और इस तरीके से वो मच्छर डेंगू फैलाने का काम करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, डेंगू ज्यादातर एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर ज्यादातर दिन के समय काटता है। इस मच्छर की ब्रीड ज्यादातर स्थिर पानी में पनपती है, जैसे घर के पास कोई नाला हो, किसी गड्ढे में जमा पानी हो, एयर कूलर हो या अपने घर में जो कंटेनर्स हो उसमें ये मच्छर पैदा हो सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेंगू, डेंगू नॉन सीवियर डेंगू और सीवियर डेंगू ऐसे 2 टाइप्स में डिवाइड होते। नॉन सीवियर डेंगू में भी 2 प्रकार आते हैं, विदाउट वार्निंग साइन और विथ वार्निंग साइन। विदाउट वार्निंग साइन मतलब बिना किसी चेतावनी के। इसमें मरीज को बुखार आना, शरीर दुखना, जी मचलना, उल्टी जैसा लगना, इसके साथ साथ शरीर पे रैश आना और ल्यूकोपेनिया मतलब WBC काउंट कम होना, ये सब सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। विथ वार्निंग साइन, इसमें मरीज को बहुत तेज बुखार आ सकता है, पेट दर्द कर सकता है, म्यूकोजल ब्लीडिंग मतलब मल में रक्तस्राव हो सकता है। इसके साथ साथ कंटिन्यूस उल्टी होना, चक्कर आना और भारीपन लगना, लीवर में सूजन आना, ये सब साइंस दिख सकते हैं। इसमें मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए और मरीज को डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। सीवियर डेंगू, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डेंजरस होता है सीवियर प्लाज्मा लीकेज। इसमें ब्लड वेसल्स में जो भी प्रोटीन होता है वो टिश्यू में फैल जाता है, जिसके कारण पेशेंट शॉक में तक जा सकता है। इसके साथ साथ फ्लूइड लंग्स में जमा होकर मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो सकता है। उसके कारण शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है, जैसे लीवर, हार्ट, लंग, CNS, इन सबको रक्त का पुरवठा कम पड़ सकता है और उसके कारण वो ऑर्गन्स डैमेज भी हो सकते हैं। अब हम जानेंगे फेजेस ऑफ डेंगू। मेनली डेंगू 3 फेजेस में होता है। सबसे फर्स्ट होता है फेब्राइल फेज, सेकेंड होता है क्रिटिकल फेज और थर्ड होता है रिकवरी फेज। तो सबसे पहले हम फेब्राइल फेज के बारे में जानेंगे। इसमें एकदम से फीवर आ सकता है और फीवर का ऑनसेट 2 से 7 दिन तक का हो सकता है। फेब्राइल फेज में फीवर कंटिन्यूस हो सकता है, नहीं तो वो फीवर सैडल बैक फीवर हो सकता है। सैडल बैक फीवर मरीज को बुखार आकर राहत मिल जाती है और उसके 2 से 3 दिन बाद फिर से बहुत तेजी से बुखार आकर मरीज बुखार की गिरफ्त में आ सकता है। इसके साथ चेहरा लाल होना, चेहरा गर्म पड़ना, डिहाइड्रेशन होना, इसके साथ बदन बहुत तेजी से दुखना, जिसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन लग और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। बच्चों में तेज बुखार के साथ साथ कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं। डेंगू में कुछ पेशेंट्स में रक्तस्राव भी देखा जा सकता है, जिसके कारण पर्पल रेड कलर के स्पॉट्स उनके पैर पे, हाथ पे, चेस्ट पे या बैक पे भी दिखाई जा सकते हैं। ज्यादा सीवियर कंडीशन में नाक और मुंह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। फेब्राइल फेज की शुरुआत में WBC काउंट एकदम से कम हो सकता है, मतलब जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती है उनका काउंट एकदम से कम हो सकता है और ये सिर्फ हमको ब्लड टेस्ट के द्वारा ही पता चल सकता है। ज्यादातर फेब्राइल फेज में डॉक्टर्स सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। क्रिटिकल फेज, इसमें फीवर कम होकर अदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है, जैसे प्लाज्मा लीकेज हो सकता है, इंटरनल हेमोरेज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके कारण मरीज डायरेक्ट शॉक में भी जा सकता है। और इसमें आपकी जो खून की नसें होती है उसमें से पानी निकलकर आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है उसमें भी पानी भर सकता है, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें पेट में तक पानी भर सकता है, जिसको हम असाइटिस ऐसे बोलते हैं। और इसमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो सकता है। क्रिटिकल फेज में मरीज को सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखना चाहिए, जिसके कारण हम उसकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं।
रिकवरी फेज, इसमें फिर से शरीर पे दाने आ सकते हैं, भूख कम लगना, वीकनेस लगना, ये सब सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। जब भी मरीज फेब्राइल फेज और क्रिटिकल फेज से निकल जाता है तब ये रिकवरी फेज स्टार्ट होता है। इसमें मरीज को थोड़ी थकान रहती है, लेकिन 4 से 5 दिन के बाद धीरे धीरे मरीज रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है और उसके WBC काउंट भी बढ़ने लग जाते हैं। रिकवरी फेज के बाद कुछ मरीजों में 1 से 2 महीना लग जाता है कंप्लीटली रिकवर होने में। अब हम इसके ट्रीटमेंट और बचाव के बारे में बात करेंगे। 80% लोगों में डेंगू माइल्ड सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक देखा गया है। तो अगर आपको बुखार, बदन दर्द ऐसी कोई भी तकलीफ दिखाई दे तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे उसके साथ साथ आप अपना लिक्विड डाइट कंटिन्यू रखें और वार्निंग साइंस पे ध्यान रखें। जैसे बच्चों को या आपको बहुत तेजी से पेट दर्द करने लगे, बहुत तेज बुखार आए या बदन दर्द करने लगे या बॉडी पे कहीं पे भी रैशेस दिखाई दे या बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग दिखाई दे, मतलब रक्तस्राव दिखाई दे, तो ये सब साइंस को आपने निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिसके कारण डेंगू में होने वाली और क्रिटिकल फेजेस से आप बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेंगू में बचाव के बारे में। डेंगू एक दूसरे से नहीं फैलता है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो भी व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हुआ हो वो व्यक्ति पहले 3 दिन में संक्रमण फैलाने का बहुत ज्यादा कारण बन सकता है। जैसे उस व्यक्ति को कोई मच्छर काट ले और वही मच्छर आपके घर के दूसरे लोगों को काट लेगा तो वो संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकता है। बचाव में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मच्छर कम से कम बनने दें। एडीज मच्छर ज्यादातर ठहरे हुए और साफ पानी में बनते हैं, तो हमने वीकली ऐसा पानी चेंज करते रहना चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी जमा हो रहा है और जहाँ पे मच्छरों की संख्या बन रही है। जैसे कूलर, छत पे कोई टंकी हो जिसमें पानी जमा हो, गमले या पुराने टायर्स जिसमें पानी बहुत ज्यादा जमा रहता है वो। इसके साथ घर के पास कुछ गड्ढे या नाले होते जिसका पानी हम बदल नहीं सकते, तब आप उसमें गर्म तेल डाल सकते या वहाँ पे नीम की पत्तियों का धुआं कर सकते, जिसके कारण वो मच्छर हमारे घर में ना आ पाए। इसके साथ मार्केट में कुछ कॉइल, स्प्रे, लोशंस, क्रीम्स ऐसी मिलती है जिसके कारण मच्छर आपसे दूर रहे, उसका आप यूज कर सकते हैं। और घरेलू उपायों में आप नीम के पत्तियों का धुआं कर सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके घर में जो पौधे होते, गमले होते, वहाँ पे भी मच्छर बहुत ज्यादा बन सकते, तो वहाँ पे आप नीम की पत्तियों का धुआं कर सकते, वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई रख सकते, जिसके कारण मच्छरों का खतरा आपको कम होगा। इसके साथ आप सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हैं। घरेलू उपाय में सबसे इजी तरीका है आप अपनी बॉडी ज्यादा से ज्यादा कवर कर लो, जैसे फुल स्लीव्स पहन लो, पैर में मोजे पहन लो, शूज पहन लो और जो भी एक्सपोज पार्ट है वहाँ पे क्रीम या लोशन लगा सकते हैं। इसके साथ खान पान, पानी की मात्रा बराबर रख के और नींद बराबर लेके आप अपनी इम्यूनिटी बरकरार रख सकते हैं, जिसके कारण आपको इस संक्रमण का धोखा कम से कम होगा। कुछ देशों में डेंगू की वैक्सीन अवेलेबल है, जिसके कारण उनमें पहले से एंटीबॉडीज बन जाती है, लेकिन हमारे देश में डेंगू की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम अपने लेवल पे सावधानी बरत सकते हैं, जिसके कारण हम अपने और अपने परिवार को इस जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।